ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। आप लोग पिछली वीडियो टाइप करके देख सकते हैं, न्यूट्रिशन लाइक नाइट इन माइंड। और बेहतर तो यही होगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग मेरी पिछली वीडियो को देखें। क्लियर? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक टाइप का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या हम कहेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, या न्यूट्रिशन इन मैन भी कह सकते हैं, ह्यूमन बीइंग। क्लियर? और ये किस टाइप का होता है? पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसमें बात की थी, ये होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर ना? होलोजोइक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन है? कोई आपसे पूछे ह्यूमन बीइंग में किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो आप बोलेंगे होलोजोइक। तो आज हम लोग बात करते हैं। अच्छा, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बता रखा है। एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंटेक करते हैं। समझ रहे हैं ना? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंटेक करेंगे और उनकी बॉडी के अंदर फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनका, वो उस कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फूड को क्या करेगा? सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा और फिर वो उस सिंपलर फॉर्म में जब फूड आ जाता है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद आगे जो है प्रोसेस टू ऑब्टेन एनर्जी शुरू करते हैं। ठीक है, तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो में देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, या फिर क्वेश्चन ये भी आ जाता है व्हाट इज या डिस्क्राइब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मेनली जो पार्ट्स हैं उसमें, उनके बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, इसमें हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आएंगे? सबसे पहला पार्ट माउथ, ठीक है। फूड पाइप आता है, इसको ओइसोफेगस कहते हैं। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, मे बी के वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, डोंट वरी। तो हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो 2 पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दें। तो फूड पाइप हो गया, देन स्टमक आता है इसी में ही। ठीक है, स्टमक के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली जो एनस वाला पार्ट होता है वो भी इसी में आता है। क्लियर? तो ये तो पूरा होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। इसके साथ साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे जो कि डाइजेशन से रिलेटेड ग्लैंड्स होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिनको कहा जाता है, जिनसे बहुत सारे टाइप के जूसेस और जो एंजाइम्स हैं विच आर नेसेसरी फॉर द डाइजेशन वो सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन बीइंग में 6 to 8 मीटर्स लॉन्ग होती है। ठीक है, कितने मीटर? अबाउट 6 to 8 मीटर, 6 to 9 मीटर्स भी इसको ले सकते हैं कभी भी, कुछ बुक्स में 6 to 9 मीटर भी लिखा हुआ है, तो नियर अबाउट 6 to 8, 6 to 9 रहती है। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज़ माउथ। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी देखा है मैंने, कुछ जगह पूछा गया था कि ऑप्शनल फॉर्म में है द डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग बिगिंस इन, तो ऑप्शन दे रखे हैं बहुत सारे, तो उसमें स्टमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, और एक ऑप्शन है माउथ। तो जो डाइजेशन शुरू हो जाता है जैसे ही हम अपने फूड का पहला बाइट अपने माउथ में रखते हैं, वहीं से ही डाइजेशन उसका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो होता है, आप लिख सकते हो डाइजेशन बिगिंस हियर। ठीक है ना? डाइजेशन बिगिंस हियर मतलब माउथ से ही जो फूड का डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है। और ये किस टाइप का डाइजेशन होता है अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल। बहुत सारे टर्म्स आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिकल डाइजेशन, अब आप बोलोगे सर फिजिकल डाइजेशन मतलब,
तो फिजिकल डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अभी जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए किसी भी टाइप का जो केमिकल है स्पेशली वो अभी मिक्सअप होना शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आप देखिए, जब आप खाना खाते हो तो सबसे पहले आप उसको चबाना शुरू करते हो, ठीक है। किसकी हेल्प से? टीथ की हेल्प से। अभी इस पर आते हैं। टीथ की हेल्प से आप उसको चबाना शुरू करते हो तो वो क्या कर रहे हो आप? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब समझिए, किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को, मतलब बड़ी चीज़ को छोटे में तोड़ देना, समझे आप। तो आप क्या कर रहे हो, जब आप फूड का जो बाइट होता है वो लेते हो तो उसका साइज़ बड़ा होता है और आप टीथ की हेल्प से उसको क्या करना शुरू कर देते हो? तोड़ना शुरू कर देते हो। तो तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हो, लेकिन अभी कोई केमिकल उसमें जो है इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो वो कैसा डाइजेशन है? फिजिकल डाइजेशन है। क्लियर ना? तो आपके माउथ में ही फिजिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब माउथ के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, माउथ को ओरल कैविटी भी कहा जाता है, ओरल कैविटी। क्लियर? अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो माउथ को कहा जाता है ओरल कैविटी। तो इस ओरल कैविटी में ये ओरल कैविटी क्या है? सराउंडेड रहती है, सराउंडेड बाय चीक एंड लिप्स, चीक एंड लिप्स, ठीक है। साइड से चीक रहते हैं और आगे की तरफ से लिप्स से सराउंडेड रहती है। तो इस ओरल कैविटी के अंदर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमें गम्स दिखाई देगा, मसूड़े जो होते हैं। उन गम्स में ही जो सॉकेट हैं ऊपर की तरफ को, वो क्या है? उसमें क्या चीज़ फिक्स है? टीथ हैं हमारे, देन टंग है और मसल्स हैं, ठीक है। तो गम्स की अगर हम बात करें तो ये अपर जॉ और लोअर जॉ जो हमारे माउथ में है, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, उसमें हम कह सकते हैं कि ये एक मसल टाइप ऑफ पार्ट है, मसल्स से बना हुआ है, ठीक है। और ये एक टाइप का सॉकेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि हमारे टीथ लगे होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में 32 टीथ पाए जाते हैं जो कि किस में फिक्स होते हैं? गम्स में। क्लियर ना? गम से रिलेटेड भी थोड़ी बात हम आगे करेंगे, जो कैरीज वगैरह हो जाती हैं दांतों में या गम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो टीथ का अगर हम टाइप देखें ह्यूमन बीइंग के अंदर तो 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। ये मैं थोड़ा सा बस ब्रीफली आपको बताता हुआ जा रहा हूँ आगे, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, क्योंकि आप लोगों ने ये बहुत सारा प्रीवियस क्लासेज में 6, 7, 8 में ये सब कुछ पढ़ा रखा होता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप के जो टीथ होते हैं दे आर कॉल्ड इंसाइजर्स। क्लियर ना? सबसे आगे वाले जो टीथ होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसाइजर्स। दूसरे जो उनसे जस्ट पीछे होते हैं उनको कहते हैं कैनाइन, ठीक। उसके बाद में हमारे आते हैं प्री मोलर और सबसे लास्ट में आते हैं हमारे मोलर, ठीक है ना। ये 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हर टाइप का फूड जो है वो ह्यूमन बीइंग को हमने पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमने ह्यूमन बीइंग को एज एन ओमनीवोर्स पढ़ा है। ह्यूमन बीइंग कौन होते हैं? ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स का मतलब वो होता है वो ऑर्गेनिज्म जो कि हर टाइप के फूड का इंटेक कर सकता है। तो इंसाइजर्स जो हैं इनसे ये बिटिंग करने के लिए काम आते हैं, किसी भी खाने को कुतर के, ठीक है ना। कैनाइंस जो हैं वो टीयरिंग टीथ कहलाते हैं, ठीक है ना। ये क्रशिंग के लिए काम आते हैं दोनों। क्लियर ना? तो देखिए अब ह्यूमन बीइंग के लिए फूड जो है वो इंसाइजर्स वाला जो फूड है, बिट करके जो खाने वाला है आगे के दांतों से, वो भी खा सकता है। जो नॉन वेज टाइप ऑफ फूड होता है कैनाइन, जिसके लिए ज़रूरी होते हैं थोड़ा सा टीयरिंग करने के लिए, तो वैसे भी टीथ मौजूद हैं। क्रशिंग वाले टीथ भी मौजूद हैं, ठीक है ना, चबा कर खाने वाले, खाने को पीस कर खाने वाले। तो जो टीथ हैं वो 4 टाइप्स के हैं, इनके बारे में पढ़ लेंगे। क्लियर? अभी हम देखिए टीथ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि छोटे बच्चों में तो स्पेशली हो ही जाती हैं, बाकी बड़े लोगों में भी हो जाती हैं जो थोड़ा सा बैड हैबिट्स उनकी होती हैं, ब्रश नहीं करते हैं या वैसे मीठा ज़्यादा खाते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो उससे रिलेटेड। क्लियर ना? तो वो अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। उसके बाद में टंग आता है। तो टंग आप जानते हैं पूरा मस्कुलर पार्ट होता है, माउथ में जो टंग है वो मस्कुलर पार्ट है। क्लियर? टंग का मेन वर्क जो रहता है वो फूड को मैस्टिकेट करना, ठीक है ना, अच्छे तरीके से मिला देना, मिक्सअप करना, टू मैस्टिकेट द फूड। किसके साथ? ठीक है ना। टीथ से चबाने के बाद जब खाने को मैस्टिकेट किया जाता है अच्छे तरीके से तो वो काम रहता है टंग का, और ये इसको एक बॉल की फॉर्म में लेकर आ जाता है, ठीक है, मिक्सअप करके। जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं
इस पर आते हैं। देखिए सैलाइवरी ग्लैंड्स, क्लियर ना, हमारे माउथ में जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे ही माउथ के अंदर फूड की प्रेजेंस का पता लगता है उनको, मतलब ठीक है ना, वो सेंस टाइप ऑफ कह सकते हैं थिंग, कि जैसे उनको पता लगता है कि हाँ माउथ में फूड है, और पता लगना तो बहुत दूर की बात है, अगर हमारे सेंस ऑर्गन फूड की प्रेजेंस का उनको थोड़ा बहुत जो है मैसेज भी भेज दें, तभी वहाँ से जो है सैलाइवरी ग्लैंड से सैलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, लार। ठीक है ना, कोई भी अच्छा खाना देखते ही या उसके बारे में इवन सुनते हुए भी हमारे मुंह में लार आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं वाटरिंग, माउथ वाटरिंग कहते हैं, मुंह में पानी आ जाना। ये तो सबके साथ हुआ होगा, अच्छा खाना, गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, तो इनके बारे में बात करते हुए भी मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सैलाइवा को सिक्रीट करना शुरू, जैसे ही एक मतलब फूड के नाम से ही स्टिमुलस क्रिएट हो जाता है हमारे माउथ के अंदर, जो कि एक्टिव कर देता है किसको, सैलाइवरी ग्लैंड्स को, और वो सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं सैलाइवा को। अब सैलाइवा जो है वो मिक्सअप हो जाती है किसके साथ, फूड के साथ, और एक अच्छे तरीके से बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है फूड का, ताकि उसको अच्छे से निगला जा सके। तो वो जो उसको मिक्सअप करना है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, वो वर्क होता है टंग का, क्लियर ना। और टंग एक और, क्योंकि ये मस्कुलर पार्ट है, तो ये फूड को पीछे की तरफ को, फेरिंग्स की तरफ को, घाटी की तरफ को फूड को धकेलने का काम करती है। मतलब चबाने के बाद, बॉल जैसी बनाने के बाद इसको कहाँ की तरफ को पीछे पुश किया जाएगा, फेरिंग्स की तरफ को। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सैलाइवा को सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं, और इस सैलाइवा के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसका नाम ज़रूर याद रखें। सैलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड सैलाइवरी एमाइलेज, सैलाइवरी एमाइलेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच एंजाइम इज़ फाउंड इन सलाइवा, सो योर आंसर वुड बी सैलाइवरी एमाइलेज, या सिंपली एमाइलेज भी आप उसको कह सकते हैं। वर्क क्या करता है, देखिए एंजाइम के जो वर्क हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन में एंजाइम्स जो काम में आते हैं, इस रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, तो उसमें हम सारे एंजाइम्स के बारे में और उनके वर्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ब्रीफली इसमें समझ लीजिए, सैलाइवरी एमाइलेज वर्क करता है, क्वेश्चन बहुत पुटअप किया जाता है कि सैलाइवरी एमाइलेज का मेन वर्क क्या है, तो आप बताओगे कि ये स्टार्च के ऊपर वर्क करता है और स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है इससे कि जैसे हम चावल खाते हैं, तो चावल है या रोटी है, जब उसको हम चबाना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर के बाद में थोड़ा स्वीटनेस सी आ जाती है, मीठे लगना शुरू हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आया है कई बार, और नॉर्मली स्कूल के एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है कि जो चावल हैं उनको थोड़ा चबाने के बाद उसमें स्वीटनेस आना क्यों शुरू हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि चावलों के अंदर मेनली कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, स्टार्च होता है। ठीक है ना, तो जैसे ही आप उनको चबाना शुरू करते हैं तो आपके माउथ से जो सैलाइवा के अंदर सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है वो उस स्टार्च पर वर्क करना शुरू कर देगा। कौन सी स्टार्च पर, जो चावलों के अंदर मौजूद है, और उसको किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, शुगर में ना। और शुगर का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, कौन सी शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कौन सी शुगर में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो स्टार्च है जो कि प्रेजेंट है राइस के अंदर, चावलों के अंदर, सैलाइवरी एमाइलेज उस पर वर्क करके उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। इसीलिए जो स्वीटनेस आती है, जो हल्का मीठापन आ जाता है चबाने के बाद, रोटी को भी आप चबा सकते हैं, रोटी को जब आप चबाएंगे तो शुरुआत में तो मीठी नहीं लगेगी, लेकिन चबाने के साथ साथ कुछ 1-2 मिनट के बाद में आपको थोड़ा मीठा बनाना शुरू हो जाता है। तो वो इसलिए होता है कि रोटी या चावल के अंदर जो स्टार्च होता है वो सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के वर्क करने की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में, और उस शुगर का नाम क्या है, माल्टोज। क्लियर ना। चलिए, तो आई थिंक आपको माउथ का जो वर्क है वो ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं माउथ के बाद का जो पार्ट है दैट इज़ फेरिंग्स। हम लोग देखते हैं कि जो माउथ के बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ फेरिंग्स। एलिमेंट्री कैनाल में जो दूसरा पार्ट होता है वो फेरिंग्स है। तो जो हमारा मैस्टिकेटेड फूड है, ठीक है, वो एंटर करता है, मैस्टिकेटेड फूड एंटर्स इन ओइसोफेगस।
ठीक है, यहाँ से ओइसोफेगस में एंटर्ड कर जाता है, जो हमारा मैस्टिकेटेड फूड है। किसकी हेल्प से? मसल्स होती हैं, और स्पेशली जो हमारा जो टंग है वो इसको पीछे की तरफ को पुश कर देती है, ताकि जो है फेरिंग्स से होता हुआ ये फूड, जो फूड बाउल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है, वो कहाँ पर चला जाए? ओइसोफेगस में चला जाए। और ओइसोफेगस जो है इससे नेक्स्ट पार्ट है। तो अब हम ओइसोफेगस के बारे में देखते हैं। तो ओइसोफेगस को एक्चुअली एक इसको दूसरा नाम दिया जाता है फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप, फेरिंग्स से लेकर स्टमक तक का जो पूरा ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है, यहाँ स्टमक तक आता है, इसको हम ओइसोफेगस कहते हैं, या इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर फूड जैसे ही एंटर करता है तो ये जो हमारा फूड पाइप है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल से बना हुआ है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और इसकी जो मसल्स हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स हैं, और इसमें एक टाइप का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जो मसल्स हैं ये ऐसे रिदमिक मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं, रिदमिक मूवमेंट। ठीक है, एक मसल्स का मूवमेंट ऊपर की तरफ को होगा तो दूसरी मसल्स का मूवमेंट नीचे की तरफ को होगा, फिर इसका नीचे की तरफ को होगा तो इसका ऊपर की तरफ को होगा। तो ये जो ऐसा मूवमेंट है ये हेल्प करता है जो फूड बाउल है उसको नीचे की तरफ को पुश करने में। ठीक है ना, जैसे हम उसको स्वैलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, तो जो फूड बाउल है वो नीचे की तरफ को पुश होते हुए फिर कहाँ पहुँचना है? उसको स्टमक में पहुँचना है। तो स्टमक तक पहुँचाने का जो काम है वो इसी रिदमिक मूवमेंट की वजह से हो पाता है, और इस रिदमिक मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टॉल्सिस। ये क्वेश्चन आता है, पेरिस्टॉल्सिस, क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टॉल्सिस। कोई आपसे पूछ सकता है कि पेरिस्टॉल्सिस क्या है, व्हाट इज़ पेरिस्टॉल्सिस? तो आप बता सकते हैं कि जो रिदमिक मूवमेंट है, ठीक है, रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ ओइसोफेगस, मसल्स ऑफ फूड पाइप कह लो या ओइसोफेगस कह लो, मसल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टॉल्सिस। क्यों होता है ये? ताकि जो फूड बाउल है, जो फूड है वो हमारा नीचे की तरफ को पुश हो सके और आसानी से स्टमक के अंदर एंटर कर सके। एक और चीज़ होती है, माउथ से लेकर ओइसोफेगस, स्टमक और इसी तरीके से अंदर जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह जो होती हैं, वो एक टाइप की सेलुलर लिनिंग कह सकते हैं उसको, सेल से बनी हुई लिनिंग, मतलब एक टाइप का कवरिंग कह सकते हैं। पूरी कवरिंग रहती है उसकी सरफेस पर, उसकी वॉल पर, और ये किस टाइप की सेल से बनी होती है? कॉलमनर सेल से बनी होती है। ठीक है, कॉलमनर सेल्स, ये याद रखेंगे। जो एक परत होती है जो कि जिस पर एक टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं म्यूकस, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं म्यूकस। ये प्रेजेंट रहता है ताकि फूड का जो मूवमेंट है वो स्मूथली हो सके। और जो सेल्स बनी होती हैं इस परत की, वो किसकी बनी होती हैं? कॉलमनर सेल्स की। इसको सेलुलर लाइनिंग कहा जाता है। क्लियर? उस ओइसोफेगस के बाद, फूड पाइप के बाद में जो स्ट्रक्चर हमारा आता है दैट इज स्टमक। तो स्टमक जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक की तरह स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे जो एब्डोमन होता है, ठीक है, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक पार्टीशन है, एक मस्कुलर पार्टीशन है, उसको हम एब्डोमन कहते हैं। उसके जस्ट नीचे यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पर इस तरफ को स्टमक रहता है। स्टमक क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक फूड के लिए एक स्टोर हाउस का काम करता है। ठीक है ना। अब फूड जो है वो ट्रैवल कर रहा है माउथ से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर ओइसोफेगस फूड पाइप से होता हुआ धीरे धीरे कहाँ पर पहुँच रहा है? स्टमक में पहुँच रहा है। तो स्टमक में फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है या पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ध्यान रखिएगा, अभी कंप्लीट, कोई आपसे पूछे कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो वो स्टमक में नहीं होता है। वो कहाँ पर होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर। ठीक है ना। स्टमक में हमारा होता है, इंटेस्टाइन में तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन स्टमक में पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? पार्शियल डाइजेशन होता है। तो ये जो स्टमक का स्ट्रक्चर है ये सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल से बना हुआ है, मस्कुलर। और इसमें जो है अंदर की तरफ को अगर हम देखें तो जो सेलुलर लिनिंग जो है, जिसको कॉलमनर सेल से बनी हुई है, ठीक है ना, कॉलमनर सेल से बनी हुई जो लिनिंग है उससे पूरा स्टमक की जो अंदरूनी वॉल होती है, अंदरूनी हिस्सा होता है, वो घेरा रहता है पूरा। और उसमें छोटे छोटे पिट्स टाइप के पाए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे। ठीक है, उनको
संकन पिट्स होते हैं, इन पिट्स में एक्चुअली सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स, हर पिट्स में छोटी छोटी सेल्स होती हैं। अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो छोटे छोटे इस टाइप के आपको पिट्स जैसे दिखाई देंगे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। और इनमें ऐसे पिट्स, चौकोर टाइप के ऐसे पिट्स जैसे दिखाई देते हैं। और इनमें हर पिट्स में ग्लैंड्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्लियर ना? कौन सी ग्लैंड्स? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्लैंड से कुछ ना कुछ टाइप का एंजाइम्स या कुछ जूसेस वगैरह सिक्रीट होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनमें क्या पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। पहली होती हैं म्यूकस सेल्स, जो कि सिक्रीट करती हैं म्यूकस को। अभी हम आपको बताएंगे कि ये म्यूकस क्या होता है और इसका वर्क क्या होता है, ठीक है। दूसरी टाइप की जो सेल्स होती हैं, दे आर कॉल्ड पैरिएटल या फिर ऑक्जिंक्टिक सेल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। और तीसरी टाइप की सेल जो पैरिएटल या ऑक्जिंक्टिक सेल्स हैं, इनसे सिक्रीट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl जिसको कहा जाता है। और तीसरी टाइप की जो सेल है दैट इज कॉल्ड चीफ या जाइमोजन सेल्स कहा जाता है। ये सिक्रीट करती हैं इनएक्टिव, ध्यान रखना एक्टिव नहीं है ये, इनएक्टिव प्रोपेप्सिन, प्रोपेप्सिन, ठीक है, इनएक्टिव प्रोपेप्सिन। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप की सेल्स आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि जो इनसे जो सिक्रीट होने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इनएक्टिव प्रोपेप्सिन, इनके क्या वर्क हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो चूँकि नेचर में एसिडिक होता है और काफ़ी ख़तरनाक एसिड होता है, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारी बॉडी मतलब स्टमक में पर डे 2.5 to 3 लीटर, ठीक है। अब आप कहोगे सर इतना सारा? हाँ, इतना सारा। ये 2.5 to 3 लीटर्स पर डे हमारे स्टमक में जो है सिक्रीट होता है। इसका जो मेन वर्क है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मेन वर्क है, वो अगर हम देखें तो ये सबसे पहले तो जो हमारे फूड के साथ में जो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि देखिए हम जब फूड को सॉइल अप करेंगे तो कोई वहाँ पर कोई ऐसा बैरियर नहीं है जो कि उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक पाए, ठीक है। तो वो फूड के साथ में डेफिनेटली वहाँ पहुँचेंगे। तो जैसे ही ये फूड के साथ में अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। तो पहला वर्क आप इसका बता सकते हैं, टू किल बैक्टीरिया इन फूड, कह सकते हैं फूड के साथ में जो बैक्टीरिया पहुंच गए हैं, ठीक है ना। दूसरा इसका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनएक्टिव प्रोपेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये एक टाइप का एंजाइम है जो कि जाइमोजन सेल से निकलता है, ध्यान रखेंगे इसको। लेकिन जब ये निकलता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब ये कोई वर्क नहीं कर सकता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये इनएक्टिव प्रोपेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूँकि बहुत ही ख़तरनाक एसिड होता है, तो ये अगर ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो फिर ये स्टमक की वॉल को, स्टमक की जो अंदर की वॉल है उसको कोरोड करना शुरू कर देता है, मतलब उसको अंदर से उसको छीलना से शुरू कर देता है, उसको जो है कोरोजन शुरू कर देगा। तो वहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होगा, हम लोग को जो एसिडिटी हो जाती है वो इसके एक्सेस अमाउंट की वजह से ही होती है, ठीक है ना। आप लोगों को सुना ज़्यादा खाना खा लिया तो एकदम से कहते हैं कि एसिडिटी होना शुरू हो गई, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्सेस अमाउंट की वजह से ही एसिडिटी फील होती है। लेकिन अगर ये एक एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाए, ज़्यादा इसका सिक्रीशन जो है ज़्यादा हो जाए और कोई इंसान जो है वो सही टाइम से खाना नहीं खा रहा है या ज़्यादा भूखा रह रहा है, तो फिर क्या होगा, स्टमक के अंदर उसके फूड तो होगा नहीं और सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, फिर जो स्टमक की जो वॉल है उनको क्या करना शुरू कर देगा, अंदर से कोरोड करना शुरू कर देगा, जलाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये जो म्यूकस होता है, अब ये जो म्यूकस है, म्यूकस जो सब्सटेंस है एक्चुअली जो हमारे जो नोज़ी में जो प्रेजेंट होता है, छोटे बच्चों की जो नोज़ी निकलती रहती है, ठीक है ना, आप लोग समझ सकते हैं। तो वो जो चिपचिपा जो सब्सटेंस होता है उसको म्यूकस कहा जाता है। ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, ओइसोफेगस में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और डेफिनेटली नोज़ में तो होता ही है। तो ये म्यूकस है, ये हमारे स्टमक की जो वॉल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इस म्यूकस का। ये म्यूकस हमारे उस जो स्टमक है उसकी वॉल को अंदर से एक जो है जो ना पेंट टाइप का या लेप टाइप का होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उस वॉल को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ताकि कोरोड ना हो जाए, जल ना जाए। अगर ये म्यूकस ज़्यादा अमाउंट में ना हो तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको जलाना शुरू कर देता है और एक टाइप की डिजीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं कि पेट में छाले हो गए। तो उस डिजीज़ को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। बहुत ही पेनफुल डिजीज़ है, ठीक है ना, किसी को ना हो। तो ये होती कब है कंडीशन में? जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा टाइम तक भूखा रहे या फिर उसके जो स्टमक में ज़्यादा फूड ना पहुंच पाए, तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसकी वॉल को कोरोड करना शुरू करता है। हालांकि कुदरती तौर पर नेचुरल तरीके से म्यूकस जो होता है, जो कि म्यूकस सेल से निकलता है, वो हमारे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट किए रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोपेप्सिन या जो इनएक्टिव प्रोपेप्सिन है उसका क्या मेन वर्क रहता है, ठीक है। एक्टिव प्रोपेप्सिन होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका मेन वर्क मैंने अभी बताया आपको कि वो एक तो बैक्टीरिया को किल करता है और उसके साथ साथ जो इनएक्टिव प्रोपेप्सिन होता है उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब हम ये देखेंगे ये एक्टिव पेप्सिन जो एंजाइम है वो क्या वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिए जो एक्टिव इनएक्टिव से कौन सी फॉर्म में आ गया? एक्टिव पेप्सिन की फॉर्म में आ गया, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमारे स्टमक में फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है असल में उसका डाइजेशन होता है, ठीक है ना। अलग अलग हिस्से में, एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्से में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन या ब्रेकडाउन होता है। कुछ हिस्सों में फैट्स का ब्रेकडाउन होता है, कुछ हिस्से में स्टार्च का, जैसे आपने देखा कि माउथ में सैलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, माल्टोज में, और कुछ हिस्से में प्रोटीन का। इस तरीके से ही आगे तक को बढ़ते हैं। तो स्पेशली जो स्टमक है उसमें जो डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ लिपिड्स का भी होता है। लिपिड्स भी एक टाइप के प्रोटीन का ही पार्ट होता है। तो हम अगर देखें, अगर इनएक्टिव प्रोपेप्सिन जो है वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद ये करता क्या है? प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है और उस प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। समझ में आ रही ना बात? प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? पेप्टोन्स में तोड़ देता है। ये टर्म्स याद रखने के हैं कि कौन वर्क कर रहा है? एक्टिव पेप्सिन, जो कि पहले कैसे फॉर्म में था? इनएक्टिव फॉर्म में था। और वो क्या वर्क कर रहा है? वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ दे रहा है, ठीक है। दूसरा एक एंजाइम होता है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज। देखो एंजाइम्स को आप बहुत ही आसानी से इनके नाम से भी याद रख सकते हो, जिसके लास्ट में एज लगा हो, ठीक है ना। एमाइलेज, लाइपेज, इस तरीके से बहुत सारे और भी एंजाइम्स होते हैं। तो जिसके लास्ट में एज लगा हो, काइनेज एक एंजाइम होता है, तो एज लगा है मतलब वो एक एंजाइम है, ठीक है। तो पेप्सिन ने क्या वर्क किया? प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ दिया। दूसरा एंजाइम हमारा इसी में ही होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि वर्क करता है लिपिड्स के ऊपर। किस पर वर्क करता है? लिपिड्स के ऊपर, ठीक है। अब ये स्टमक का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारा पार्ट। तो अब हम आगे का जो पार्ट है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद में जो फूड है वो किस में एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, क्लियर।